नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने अल्पसंख्यकों को लेकर वादे तो बहुत किए, लेकिन वो कहते हैं ना, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। वही देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद कट्टरपंथियों के हौसले पहले से ज्यादा बुलंद हो गए हैं। लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जिसे नई सरकार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। खतरे में बांग्लादेश की नई सरकार, पाकिस्तान के साथ मिलकर हो रही डील, क्या भारत के खिलाफ साजिश रच रहे यूनुस, बद से बदतर हुए बांग्लादेश के हालात। बांग्लादेश में शेख हसीना द्वारा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद से ही वहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा तेज हो गई है। वैसे तो वहां दशकों से हिंदुओं का कत्लेआम चल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में वहां हिंदुओं की इतनी दुर्गति हो गई है कि भारत से लगी सीमा पर हजारों लोग पलायन करने के लिए आ गए हैं, तो कईयों को रंगदारी देनी पड़ी। हाल ही में एक युवक को पुलिस स्टेशन में खींचकर पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप के सामने ही ले जाकर उसे मार डाला गया। शेख हसीना के देश छोड़े 1 महीना हो चुका है। अगले चुनाव में खालिदा जिया के नेतृत्व वाले बीएनपी के सत्ता में आने की संभावना है, क्योंकि शेख हसीना की आवामी लीग के नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। उससे पहले पश्चिमी देशों के करीबी नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। सेना अध्यक्ष वकार उस जमान भी उनके साथ है। जेल का संबंध इजिप्ट स्थित मुस्लिम ब्रदरहुड से है। हिफाजत-ए-इस्लाम और अंसार उल बांग्ला जैसे आतंकी संगठन से भी इसने हाथ मिला रखा है। बांग्लादेश में जिस हिंदू विरोधी आंदोलन को वामपंथियों ने युवा क्रांति बताया, उससे निकले छात्र नेता भी इन्हीं कट्टर इस्लामी संगठनों से प्रेरित हैं। ऐसे में कहने को वहां लोकतंत्र है, लेकिन सत्ता इनके हाथ में ही है। फौज जानबूझकर तमाशबीन बनी हुई है, भले ही उसके सामने हिंदुओं और आवामी लीग के समर्थकों की हत्याएं होती रहें, वो इस्लामी ताकतों से नहीं उलझना चाहती। भारत में जम्मू कश्मीर के साथ साथ कई इलाकों में जेल का प्रभाव है। 1990 के दशक में सिमी के पूरे भारत में प्रसार के पीछे भी जमात-ए-इस्लामी का प्रभाव था। इस समूह को बाद में इंडियन मुजाहिदीन ने हथियारों से लैस किया। जम्मू कश्मीर के युवाओं को हथियार देने और उन्हें प्रशिक्षित करने में भी जमात का हाथ है। बांग्लादेश की सरकार अभी हाल फिलहाल में चुनावों की तारीखों का ऐलान करने नहीं जा रही है। ये कमजोर सरकार भी है। इस्लामी कट्टरपंथ के बढ़ने से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी गर्त में आ जा रही है। जेल ने हाल फिलहाल में बांग्लादेश में खुद को और मजबूत किया है। जब तक आवामी लीग के डरे हुए कार्यकर्ता और उससे जुड़े समूह एक ना हो जाए, तब तक इन्हें टक्कर नहीं दी जा सकती। भारत फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ऊपर से मोहम्मद यूनुस और उनके सहयोगी भारत को धमका रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना ने भारत में ही शरण ली हुई है। एक अंतरिम और कमजोर सरकार जब कोई निर्णय ही नहीं ले पाएगी, तब जनता उन्हीं युवा नेताओं से असंतुष्ट होगी जिनके लिए वो सड़कों पर उतरी थी। टेक्सटाइल मिल बंद हो रही है। कपड़ा उद्योग के दरकने से रोजगार खत्म हो रहा है। बांग्लादेश पर वैसे भी $100 बिलियन का कर्ज है। 1 साल के अंदर वहां एक और बड़ा राजनीतिक विस्फोट हो सकता है। जमात वाले बांग्लादेश के लिए अलग झंडे और राष्ट्रगान की मांग भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्या खिचड़ी पका रहा बांग्लादेश। शेख हसीना के जाते ही भारत और बांग्लादेश के बीच विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। भारत का सबसे अच्छा दोस्त माने जाने वाले बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार को ऐसा लगता है कि भारत उनका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन नंबर 1 है। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि बीते 1 महीने में हुई कुछ गतिविधियों से इस बात की ओर संकेत मिल रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश अब पाकिस्तान को अपने एक अच्छे दोस्त के रूप में देख रहा है। एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान की सेना ने ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के लोगों पर खूब अत्याचार किए थे, लेकिन आज की स्थिति में अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए बांग्लादेश की नजरें भारत से ज्यादा पाकिस्तान पर है। बांग्लादेश की रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव आया है।
वो पाकिस्तान से गोला बारूद का आयात लगातार बढ़ा रहा है। ये नई खरीद ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। देश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है और बांग्लादेश की सेना देश को बैकडोर से चला रही है। पाकिस्तान से स्पेशल फ्रेंडशिप। डिफेंस इंपोर्ट में अचानक तेजी आना, पाकिस्तान को गोला बारूद और विस्फोटक की खरीद के लिए चुनना बांग्लादेश के सैन्य गठबंधनों और रणनीतिक हितों में संभावित बदलाव का संकेत देता है। इन गतिविधियों ने भारत की चिंताओं को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश की रणनीति पर नजर डाले तो उसने अपने शक्तिशाली पड़ोसी भारत और चीन के बीच संबंधों को संतुलित रखा है। हालांकि पाकिस्तान से आयात की जाने वाली रक्षा सामग्री दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की नई पटकथा लिखती नजर आ रही है। जमकर खरीदे गोला बारूद। रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40,000 राउंड गोला बारूद, 2,000 यूनिट टैंक गोला बारूद, 40 टन RDX विस्फोट और 2900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया है। ये पिछले साल के ऑर्डर की तुलना में बड़ी वृद्धि है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से ये शिपमेंट 3 चरणों से मिलने की उम्मीद है। सितंबर 2024 की बांग्लादेश को शुरुआती चरण के हथियार मिलेंगे। दिसंबर 2024 तक ये खरीद पूरी हो जाएगी। साथ ही वो अब भारत से दूरी बनाता नजर आ रहा है। यूनुस सरकार ने उठाया तीस्ता जल बंटवारा संधि का मुद्दा। बांग्लादेश की यूनुस सरकार भारत के साथ तीस्ता जल बंटवारा संधि को सुलझाना चाहती है। इसको लेकर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अंतरिम सरकार भारत के साथ मिलकर लंबे समय से लंबित तीस्ता जल बंटवारा संधि पर मतभेदों को सुलझाने के तरीके तलाशेगी। उन्होंने कहा कि इसे सालों तक टालने से किसी भी देश का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ढाका में अपने सरकारी आवास पर इंटरव्यू में यूनुस ने कहा कि दोनों देशों के बीच जल बंटवारे के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार सुलझाना जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश जैसे निचले तटवर्ती देशों के पास विशिष्ट अधिकार है जिन्हें वो बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा इस मुद्दे यानी कि पानी के बंटवारे पर बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर मुझे पता हो कि मुझे कितना पानी मिलेगा, भले ही मैं खुश ना भी हूं, तो हस्ताक्षर कर दूं तो ये बेहतर होगा। इस मुद्दे को सुलझाना होगा। इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या अंतरिम सरकार तीस्ता जल बंटवारा संधि के मुद्दे को शीघ्र हल करने के लिए प्रयास करेगी, उन्होंने कहा कि नई सरकार इस पर काम करेगी। उन्होंने PTI से कहा कि धक्का देना एक बड़ा शब्द है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, हम इसे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें साथ बैठकर इसका समाधान करना होगा। भारत और बांग्लादेश 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान तीस्ता जल बंटवारे पर एक समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में पानी की कमी का हवाला देते हुए इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा ये कोई नया मुद्दा नहीं है बल्कि बहुत पुराना मुद्दा है। हमने इस मुद्दे पर कई मौकों पर बात की है। चर्चाएं पाकिस्तान के शासन के दौरान शुरू हुई थी। हम सभी चाहते हैं कि इस संधि को अंतिम रूप दिया जाए, यहाँ तक कि भारत सरकार भी इसके लिए तैयार थी। हालांकि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। हमें इसे हल करने की जरूरत है। यूनुस ने दोहराया कि बांग्लादेश जैसे निचले तटवर्ती देशों के पास विशिष्ट अधिकार हैं जिन्हें वो बनाए रखना चाहते हैं। हमें इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के मुताबिक हल करना होगा। निचले तटवर्ती देशों के पास कुछ अधिकार हैं और हम उन अधिकारों को चाहते हैं। उनकी ये टिप्पणी अंतरिम सरकार की जल संसाधन सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन की तरफ से दिए गए उस बयान के कुछ दिनों बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि ढाका नई दिल्ली के साथ तीस्ता जल बंटवारा संधि के संबंध में वार्ता को दोबारा शुरू करने पर जोर देगा और इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को ऊपरी तटवर्ती और निचले तटवर्ती देशों के बीच जल बंटवारे के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति तथा ढाका से आई रिपोर्ट जिसमें बाढ़ के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है, उसके बारे में बोलते हुए यूनुस ने कहा कि जब तक संधि पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक ऐसे संकटों से निपटने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। यूनुस ने कहा कि जब भारत के उच्चायोग मुझसे मिलने आए तो मैंने कहा कि हम बाढ़ के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बेहतर प्रबंध पर काम कर सकते हैं।
दो देशों के बीच इस तरह के समन्वय के लिए हमें किसी संधि की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मानवीय आधार पर इस पर मिलकर काम कर सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आम लोगों की पीड़ा कम होगी। इस तरह के मानवीय कदम वास्तव में मददगार होंगे। बता दें, डेल्टाई बांग्लादेश और ऊपरी भारतीय क्षेत्रों में मानसून बारिश से आई बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई है और लगभग 30 लाख लोग यहाँ तो असहाय हो गए हैं या प्रभावित हुए हैं, जिसे राजनीतिक परिवर्तन के बीच नव स्थापित अंतरिम सरकार के लिए एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती उत्पन्न हो गई है। वहीं भारत ने बांग्लादेश से प्राप्त उन रिपोर्टों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है, जिनमें कहा गया है कि देश के कुछ भागों में वर्तमान बाढ़ की स्थिति त्रिपुरा में गोमती नदी पर बांध के द्वारा खोले जाने के कारण उत्पन्न हुई है। नई दिल्ली में विशेष मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा नदियों में आने वाले बाढ़ के एक साझा समस्या है, जो दोनों पक्षों के लोगों को प्रभावित करती है और इसे हल करने के लिए घनिष्ठ आपसी सहयोग की जरूरत है। यानी कुल मिलाकर अब बांग्लादेश की सरकार रुख भारत की तरफ कम और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।